तो दोस्तों हमने टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के पिछले एपिसोड में देखा था कि शाश्वत शांति। इंपीरियल प्रीसेप्टर ने मुड़कर देखा और उनकी नजर उस पर पड़ी। स्वर्गीय संत पंथ के पवित्र पंथ गुरु। किसने सोचा होगा कि वो हमारे इंपीरियल कॉलेज के पहले शाही शिक्षाविद हैं। कितना दिलचस्प है। अब आगे, तुम महान खंडहरों से आए हो और स्वर्गीय संत पंथ में तुम्हारा कोई आधार नहीं है। मैंने शुरू में तुम्हें नियंत्रित करने और स्वर्गीय संत पंथ में स्थापित होने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति उधार देने की योजना बनाई थी। हालांकि अब मेरे मन में ये विचार नहीं है। किनम्यू उसके पास गया और शाश्वत शांति सम्राट गुरु को बोलते सुना, तुम्हारे जैसे लोग खतरनाक होते हैं। जिनके अपने विचार होते हैं वे आमतौर पर बहुत खतरनाक होते हैं और लोगों को सिरदर्द देते हैं, क्योंकि उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। किसी व्यक्ति को समझाना सबसे ज्यादा मेहनत का काम होता है और उसे मार डालना ही बेहतर होगा। किसी पंथ को समझाना तो और भी ज्यादा मेहनत का काम है और उसे मिटा देना ही बेहतर होगा। चाहे वह दाओ संप्रदाय हो या महान वज्रपात मठ, उनके अपने दर्शन होते हैं और उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। स्वर्गीय संत पंथ के लिए भी यही बात लागू होती है। वो एक क्षण चुप रहे और बोले, सौभाग्य से स्वर्गीय संत पंथ का दर्शन और शाश्वत शांति साम्राज्य का दर्शन एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। किनम्यू उत्सुक था। शाही गुरु अभी स्वर्गीय संत पंथ को नहीं छुएंगे, तो दाओ संप्रदाय और महान थंडरक्लैप मठ का क्या होगा? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वे क्या करते हैं। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने गंभीरता से कहा, देखते हैं कि क्या वे ज्ञान ही कर्म हैं और कर्म ही ज्ञान है कि सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं। अगर वे अपने विचारों को साकार कर सकें और ज्ञान ही कर्म है और कर्म ही ज्ञान है कि सिद्धि प्राप्त कर सकें, तो मैं उनसे छुटकारा पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो उनके लिए आगे जीना मुश्किल नहीं है। किनम्यू का दिल थोड़ा कांप उठा और उसने पूछा, तो फिर शाही गुरु का दर्शन क्या है? शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने अपना सिर हिलाया। मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कहता हूं उस पर ध्यान मत दो, मैं जो करता हूं उस पर ध्यान दो। मेरा दर्शन मेरे कर्मों में है। यही है, ज्ञान ही कर्म है और कर्म ही ज्ञान है। युवा पवित्र पंथ गुरु, तुम्हें अभी लंबा सफर तय करना है। किनम्यू अभी भी इस व्यक्ति को नहीं समझ पा रहा था। किनम्यू अपनी वर्तमान अवस्था में शाश्वत शांति सम्राट गुरु जैसे लोगों के साथ दर्शन शास्त्र पर बहस नहीं कर सकते थे। शाश्वत शांति सम्राट गुरु की दृष्टि बहुत ऊंची थी। उनका ज्ञान बहुत विशाल और बहुत चतुर था। मार्गों, कौशलों और दिव्य कलाओं की उनकी समझ इस स्तर तक पहुंच चुकी थी कि लोग केवल उन्हीं की ओर देखते थे। किनम्यू अभी इस स्तर पर नहीं पहुंचे थे। वह शाश्वत शांति शाही गुरु के विचार को समझ नहीं पा रहा था और ये नहीं जानता था कि वह मित्र होगा या शत्रु। हालांकि अभी तक किनम्यू को पवित्र पंथ गुरु के रूप में स्वर्गीय शैतान पंथ के भविष्य की योजना बनानी थी। जहां तक अनंत शांति साम्राज्य में आंतरिक कलह का प्रश्न है, हमारा स्वर्गीय संत पंथ शाही गुरु का पूर्ण समर्थन करेगा। किनम्यू ने ध्यान से अपने शब्दों को व्यक्त करने का एक तरीका सोचा। हालांकि मुझे शाही गुरु से एक वादा चाहिए। विद्रोह को दबाने के बाद क्या शाही गुरु हमारे पंथ का सफाया कर देंगे और पुल जला देंगे? शाश्वत शांति शाही उपदेशक ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं नहीं करूंगा। किनम्यू ने जिज्ञासा व्यक्त की। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने धीरे से कहा, मुझे प्रोत्साहन की जरूरत है। स्वर्गीय शैतान पंथ छोड़ने का मतलब है कि मैं अपने सिर पर एक तलवार लटकाए हुए हूं, जो मुझे प्रोत्साहित कर रही है और मुझे चेतावनी दे रही है कि मैं कोई गलती नहीं कर सकता। वह मुस्कुराया। अगर मैं बहुत ताकतवर हूं, अगर मैंने कोई गलती भी की है, तो लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जो मुझे तब मार सके जब मैं अपना दाव हृदय खो दूं। स्वर्गीय संत पंथ बहुत अच्छा है। किनम्यू थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने शाश्वत शांति के शाही गुरु को देखने के लिए हरी स्वर्ग की आंखों का इस्तेमाल नहीं किया और एक मौका गंवा दिया। एक बार उसने स्वर्गीय आंखों से ग्राम प्रधान को देखा था और उसे एक भव्य और प्रभावशाली देवता दिखाई दिया था जिसका शरीर अक्षुण्ण था। अगर वो शाश्वत शांति के शाही उपदेशक को देखता तो उसे क्या दिखाई देता? विद्वान के निवास के बाहर किनफेयू झुककर प्रतीक्षा कर रहा था। तभी शाश्वत शांति शाही उपदेशक वहां आए और बोले, चलो वापस लौटते हैं। किनफेयू ने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और जब वे चल रहे थे, शाश्वत शांति शाही उपदेशक ने अचानक कहा,
ग्रैंड चांसलर का निर्णय अच्छा है। किन फेइयो मुस्कुराया। गु लिनुआन बुरा नहीं हो सकता है, लेकिन 200 साल तक बर्फ में बंद रहने और आगे न बढ़ने के बाद मुझे डर है कि वो समय से पीछे हो सकता है। मेरा मतलब दूसरे ग्रैंड चांसलर से था। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने अपना सिर पीछे घुमाया और कहा, उन्होंने जो उत्तराधिकारी चुना है वो बहुत अच्छा है और उसमें अपार संभावनाएं हैं। हालांकि वो बिल्कुल मेरे जैसा है और उसे देखकर मैं थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि मैं उसे मार डालने के बारे में सोचता रहा। किन फैयू को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा था। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक बुदबुदाते हुए आगे बढ़ते गए। मुझे आईने में देखना बिल्कुल पसंद नहीं। आईने में दिखने वाला मैं कभी भी अपने आदर्शों में दिखने वाले मैं जितना परिपूर्ण नहीं होता। विद्वान के निवास में किन म्यू आखिरकार निश्चिंत हो सका। उसकी एकता तकनीक अभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुई थी और उसे अपने हृदय को शांत करके उसे ध्यानपूर्वक समझना था और जितना हो सके उसे सिद्ध करना था। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने उन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। जो व्यक्ति अपने आदर्शों के लिए संघर्ष करता है, वो हमेशा एक ऐसा आकर्षण देता है जिससे लोग हृदय की गहराइयों से उसकी प्रशंसा करते हैं। जहां तक शाश्वत शांति के शाही उपदेशक का ये कहना था कि स्वर्गीय शैतान पंथ छोड़ने का मतलब है अपने सिर पर तलवार लटकाए रखना, इस चरण को प्राप्त करना बहुत कठिन था। पूरे स्वर्गीय शैतान पंथ की संयुक्त शक्ति के साथ भी वे इस चरण को प्राप्त नहीं कर सकते थे। चूंकि शाही उपदेशक इतने वीर हैं, हमें उनकी इच्छा पूरी करनी होगी। किन म्यू ने अपनी तकनीक का अभ्यास किया और धीरे धीरे आंगन में टहलते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक के आधार पर बनाई गई एकता तकनीक को विस्तार से समझा और उसे व्यवस्थित किया। उन्होंने समय समय पर संदर्भ के लिए महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतानी शास्त्र भी निकाले। काफी देर बाद किन म्यू ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसकी गति अचानक बढ़ गई। वो पूरे पहाड़ पर बेतहाशा दौड़ा और उसने जो एकता तकनीक समझी थी उसका अभ्यास किया। उसका शरीर टिमटिमाती रोशनी और गुजरती परछाइयों की तरह पहाड़ पर आगे पीछे घूम रहा था। हालांकि किन म्यू तेज गति से दौड़ रहा था, फिर भी उसका दिमाग लगातार सोच रहा था और अभूतपूर्व रूप से सक्रिय हो रहा था। हालांकि उनकी ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन शाश्वत शांति सम्राट गुरु से इस मुलाकात ने उसके दिमाग को एक उत्तेजित अवस्था में पहुंचा दिया था। किसी बेजोड़ प्रतिभा से मिलना स्वयं को उत्साहित करेगा, स्वयं पर दबाव डालेगा और स्वयं को ऊपर उठाएगा। हालांकि ये शाश्वत शांति के शाही गुरु से एक सामान्य बातचीत थी, लेकिन किन म्यू के लिए इसका एक असाधारण महत्व था। इस महान हस्ती के सामने खड़े होने के लिए ही उसे अपार साहस की आवश्यकता होगी और उससे बात करते समय उसे अपनी सारी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। बुद्धिमान लोगों के साथ बातचीत करने से वो स्वयं को ज्ञान से भर लेगा और यदि वो साधारण लोगों के साथ संगति करेगा तो वे भी साधारण हो जाएंगे। किन म्यू ने इस अवसर का उपयोग किया जहां वो शाही गुरु के साथ बातचीत कर रहे थे, ताकि उनकी बुद्धि अपने शीर्ष स्तर पर रहे, और इस अवसर का उपयोग उन्होंने एकता तकनीक को पूर्ण करने के लिए किया। अचानक उसके कदम धीमे हो गए और उसकी प्राणशक्ति नई और उन्नत अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक के माध्यम से, और अब अधिपति देह 3 अमृत तकनीक और भी व्यापक हो गई थी। उनके द्वारा सुधारी गई अधिपति देह 3 अमृत तकनीक का उपयोग करके मंत्र, तलवारबाजी, युद्ध तकनीकें उन्हें निष्पादित करने के लिए सुसंगत तकनीक का उपयोग करने से कमजोर नहीं थीं। यह महान शैक्षिक स्वर्गीय शैतान शास्त्रों की तथाकथित एकता तकनीक थी। स्वर्गीय शैतान पंथ के प्रत्येक पंथ गुरु की अपनी अनूठी एकता तकनीक थी और युवा कुलपति का मूल उद्देश्य किन म्यू को एकता तकनीक और अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक को समझने के बाद दोनों को एक साथ साधना सिखाना था। हालांकि ये तकनीक धीमी हो सकती थी, फिर भी वह दोनों तकनीकों के लाभ एक साथ प्राप्त कर सकता था। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि किन म्यू महान शैक्षिक स्वर्गीय शैतान शास्त्रों की नींव से निर्मित तकनीक को समझने के बजाय सीधे ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सिर तकनीक पर सुधार करेंगे। किन म्यू को समझ नहीं आ रहा था कि यह अच्छा है या बुरा।
या यह सही फैसला था भी या नहीं? बचपन से ही उसने अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक की साधना की थी और इस तकनीक से पूरी तरह वाकिफ था। इसलिए उसने अवचेतन रूप से अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक को एकता तकनीक में बदल दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने शरीर शोधन, मंत्र और युद्ध तकनीकों पर ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सिर तकनीक की अपर्याप्तता को हल कर लिया था। उन्होंने उन्नत अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक का प्रयोग किया और अब अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक में 9 परिवर्तन, 3 स्थितियां, रहस्य तकनीक, महान शैक्षिक स्वर्गीय शैतान शास्त्रों की शरीर शोधन तकनीक का समावेश हो गया था। यह तकनीक महान शैक्षिक स्वर्गीय शैतान शास्त्रों में एक सर्वोच्च शरीर शोधन तकनीक थी। किन म्यू को युद्ध तकनीक स्कूल की शारीरिक शोधन तकनीकों से लंबे समय से ईर्ष्या थी। हालांकि ओल्ड माँ, बुचर और क्रिपल ने उसे इस क्षेत्र की तकनीकें नहीं सिखाई थीं, इसलिए वह इसे केवल महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतान शास्त्रों से ही प्राप्त कर सका। जैसे ही किन म्यू ने इस तकनीक का अभ्यास किया, उसे तुरंत ही उन्नत अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक के असाधारण प्रभाव महसूस हुए। उसकी प्राण शक्ति तेजी से प्रवाहित हो रही थी और उसकी त्वचा, मांसपेशियों, स्नायुबंधन, बालों और अस्थि मज्जा में व्याप्त हो रही थी। अतीत में उनकी ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सिर तकनीक से उनके शरीर में रक्त संचार का मार्ग सरल था और अब उनकी ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सिर तकनीक उनके शरीर के सभी भागों में पहुंच गई है। उसके शरीर को परिष्कृत करने के अलावा नई ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सिर तकनीक उसकी आत्मा, उसकी क्यूई को भी परिष्कृत करती है, जो अत्यंत श्रेष्ठ है। जैसे जैसे किन म्यू धीरे धीरे रुकता गया, उसकी चाल धीमी होती गई। उसने अपनी तकनीक में कमियों को बारीकी से समझा और उनमें सुधार किया। उनकी यूनिटी तकनीक की मूल संरचना पहले ही निर्धारित कर ली गई थी और केवल छोटी छोटी बातों का ही अभाव था। शरीर और आत्मा के परिष्कार में उसकी बहुत कमी थी। अब उसे बस यही लग रहा था कि उसका शरीर एक सूखी जमीन है जिस पर पिछले 6 महीने से बारिश नहीं हुई है और जो इस समय बारिश के पानी की सारी नमी और पोषक तत्वों को बेतहाशा सोख रही है। महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतान शास्त्रों के 9 परिवर्तन, 3 स्थितियां, प्राण क्यूई और भौतिक शरीर के 9 परिवर्तन और शरीर में हड्डियों की 3 स्थितियां थीं। पहली स्थिति हड्डियों का अविभाज्य रूप से निकट होना, दूसरी स्थिति लोहे जैसा शरीर और तीसरी स्थिति पहाड़ जैसा शरीर था। अब वह केवल प्रथम परिवर्तन और प्रथम अवस्था के चरण पर था। अनजाने में आधा दिन बीत गया और किन म्यू धीरे धीरे फ्लोर ऑफ हेवनली रिकॉर्ड्स पहुंच गया। फ्लोर ऑफ हेवनली रिकॉर्ड्स के सामने से एक सचिव संयोग से गुजरा और उसे एक नजर देखा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वह चिल्लाया, शिक्षाविद किन, बेहतर होगा कि आप स्वस्थ हो जाएं, वरना आप ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। किन म्यू हक्का बक्का रह गया और उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। अचानक तेज हवा चली और उसे चक्कर आने लगा और वह गिर पड़ा। बकवास। किन म्यू हैरान रह गया और उसने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठा लिए। अपनी क्षीण भुजाओं को देखते हुए उसने अपना चेहरा छुआ और सिर्फ अपनी पतली त्वचा को लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, उसने ड्रैगन किलिन को झील में गोता लगाते हुए देखा। ताओवादी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वो तुरंत चिल्लाया, उस शेर, तुम झील में नहीं नहा सकते। उस लोमड़ी, शेर को रोको। हुलिंगर ने तुरंत कहा, बड़े ड्रैगन, तेज तेज। ड्रैगन किलिन झील में कूद पड़ा और लहरें उठने लगीं। झील पर ताओवादी तुरंत अपने हाथ में घोड़े की पूंछ का एक धागा लेकर दौड़ा। उसे झील की ओर हिलाते हुए असंख्य धागे एक विशाल मछली पकड़ने वाले जाल की तरह बिखर गए। झील में उस ड्रैगन किलिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे गड़गड़ाहट। झील की सतह जोर से कांप उठी और ताओवादी ने घुरघुराहट की। अब सिर्फ उसके घोड़े की पूंछ के घुंघरू का हैंडल बचा था और वो जानता था कि वह इस ड्रैगन किलिन का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वह तुरंत मुड़ा और चिल्लाते हुए भागा, दानव, तुम लोगों ने शाही परिवार की जेड ड्रैगन झील में नहाने की हिम्मत की और मुझे हराने की भी हिम्मत की। बस तुम फांसी का इंतजार करो। कुछ ही देर बाद इंपीरियल कॉलेज के विद्वान शुद्ध यांग हॉल से निकलकर विद्वान निवास की ओर चल पड़े। आज
ताओवादी लिंगयुन शिक्षा दे रहे थे और शुद्ध यांग हॉल में ची साधना का मार्ग सिखाया जा रहा था। ताओवादी लिंगयुन अपनी गहन साधना के लिए प्रसिद्ध थे, जहां वे अपनी ची को शुद्ध यांग के स्तर तक विकसित करते थे। इससे पहले कि अनेक विद्वान निवास पर वापस लौट पाते, वे सभी रुक गए और आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखने लगे तथा वहीं जम गए। उन्होंने बस एक बेहद विशाल लाल मछली को हवा में उड़ते देखा। लाल मछली के शरीर पर लाल शल्क थे और उसके सिर पर अजगर के सींग थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई सालों तक यहाँ के 9 अजगरों की क्यूई को अवशोषित करने के बाद मछली का सिर अजगर में बदलने लगा था। ये आधी मछली और आधी अजगर जैसा था, जिसका मुंह उस्तरे जैसे तीखे दांतों से भरा था और बेहद भयंकर लग रहा था। हालांकि अब यह विशाल मछली कुछ प्राणिक क्यूई द्वारा नियंत्रित हो रही थी और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। एक राक्षसी हवा इस विशाल मछली को विद्वान के निवास की ओर ले जा रही थी, जिससे सभी विद्वान अचंभित रह गए। इस विशाल मछली के पीछे एक और भी बड़ा ड्रैगन किलिन था, जो दौड़ रहा था और साथ ही अपने शरीर पर पानी भी हिला रहा था। एक सफेद लोमड़ी भी थी, जो ड्रैगन किलिन के सिर पर खड़ी थी और विशाल मछली को ले जाने के लिए राक्षसी हवा उठा रही थी। वह ड्रैगन चिलिन विद्वान के निवास में घुसा और उस विशाल मछली को जोर से शिक्षाविदकिन के आंगन में फेंक दिया। फिर छोटी लोमड़ी आंगन में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। एक विद्वान बुदबुदाया, लगता है वह मछली जेड ड्रैगन झील की मछलियों के राजाओं में से एक है। इसे रेड ड्रैगन कार्प कहते हैं और यह एक शाही व्यंजन है जिसे सम्राट नए साल की दावत के पिछले साल मेरे बूढ़े पिता सम्राट की कृपा के ऋणी थे और उन्होंने शाही ड्रैगन भोज में मछली का सूप चखा था। वे बार बार आश्चर्य व्यक्त करते हुए लौटे और मुझे भी बताते रहे कि अब तक यह एक सांसारिक व्यंजन था, लेकिन वह लाल ड्रैगन कार्प तो बस 1 फुट लंबी थी। इससे पहले कि दूसरे विद्वान होश में आते, उन्होंने किन म्यू के कमरे का दरवाजा फिर से खुलते देखा। यह सफेद लोमड़ी फिर से बाहर निकली और इधर-उधर देखने के बाद एक शहतूत के पेड़ की ओर दौड़ी। फिर उसने एक राक्षसी हवा उगली और शहतूत के पेड़ को काट डाला। फिर उसने राक्षसी हवा को नियंत्रित करके घुमावदार ब्लेड में बदल दिया, ताकि शहतूत के पेड़ को काटकर जलाऊ लकड़ी बना सके और फिर उन्हें वापस आंगन में ले आए। छोटी लोमड़ी ने कुछ चक्कर लगाए और पेड़ का तना भी वापस आंगन में ले आई। तभी किनम्यू के आंगन से धुआं उठता दिखाई दिया। साफ जाहिर था कि छोटी लोमड़ी और ड्रैगन किलिन मछली भूनने के लिए आग जला रहे थे। विद्वानों ने एक दूसरे की ओर देखा और क्वोटिंग बुदबुदाया, यह महत्वाकांक्षा वृक्ष है जिसे अजूर यांग भवन के निदेशक भिक्षु